अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरनेशनल रिलेशंस से और हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन से इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs का जो है वो चुनाव किया है। आइए बिला तखीर इस वीडियो का इंतखाब आगाज़ करते हैं। पोस्ट कोल्ड वार से मुराद जो है जो 1991 से ऑनवर्ड का जो इरा है उसको पोस्ट कोल्ड वार कहते हैं। यानी जब कोल्ड वार का ख़त्मा हुआ 1991 के अंदर, जब रशिया जो है उसका कोलैप्स हो गया था, तो उसके बाद का जो दौर है उसको जो है वो पोस्ट कोल्ड वार का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमेरिकन मैगजीन पब्लिश्ड एन एसे विद द टाइटल द एंड ऑफ हिस्ट्री? द द न्यूज़ वीक, और दूसरा है द नेशनल इंटरेस्ट। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। विच अमेरिकन मैगजीन पब्लिश द एसे विद द टाइटल द एंड ऑफ हिस्ट्री? तो आपने बताना ये है कि ये जो एसे है द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये एसे कौन से अमेरिकन मैगज़ीन के अंदर जो है सबसे पहले शाया हुआ था। मैगज़ीन का नाम है द न्यूज़ वीक और दूसरे मैगज़ीन का नाम है द नेशनल इंटरेस्ट। द करेक्ट आंसर इज़ नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिकन मैगज़ीन पब्लिश्ड an essay with the title The End of History. The correct answer is national interest. नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है, फ्रांसिस फुकुयामा wrote his book The End of History and the Lost Man in 1982, 1992, 1998. क्वेश्चन है, फ्रांसिस फुकुयामा wrote his book The End of History and the Lost Man. आपने बताना ये है द बुक एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लॉस्ट मैन जो फ्रांसिस फुकुयामा की किताब है कब पब्लिश हुई थी? 1988 के अंदर, 1992 या 1998? द क्वेश्चन इज 1992. द बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लॉस्ट मैन वाज पब्लिश्ड इन 1992. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू which political philosopher that all the countries throughout the world will become liberal at the same time? हंटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा। डियर स्टूडेंट, एक तो ये भी याद रखिए कि दोनों जो राइटर्स हैं या दोनों जो फिलासफर्स हैं, हंटिंगटन और फ्रांसिस फुकुयामा जो हैं, ये अमेरिकन हैं और इनका तल्लुक जो है पोस्ट कोल्ड वार इरा के साथ है। तो आपने क्वेश्चन आप दोबारा सुन लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू विच पॉलिटिकल फिलासफर दैट ऑल द कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड विल बिकम लिबरल एट द सेम टाइम? तो कौन सा इन दोनों में से कौन सा पॉलिटिकल फिलासफर है या थिंकर है जिसका ख्याल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है लिबरलिज़म आएगा और पूरी दुनिया के मालिक जो हैं वो लिबरलिज़म को अडाप्ट कर लेंगे और कोई दूसरा जो है वो नज़रिया जो है दुनिया के अंदर जो है मौजूद नहीं रहेगा? तो ये आइडिया जो है ये हंटिंगटन का है या फिर फ्रांसिस फुकुयामा का है? द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांसिस फुकुयामा. According to the Francis Fukuyama, that all the countries throughout the world will become liberal at the same time. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास, The clash of civilization is a hypothesis that people's cultural and religious identities will be the primary source of conflict in the multipolar system या पोस्ट कोल्ड वार. क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा. क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज ए हाइपोथेसिस दैट पीपल्स कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज विल बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है इस किताब के अंदर जो है या इस हाइपोथेसिस के अंदर जो है कहा गया है कि आने वाले वक्त में जो है यानी पोस्ट कोल्ड वार के अंदर जो है जो लोगों के जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हैं और उनके जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एक तसादम का जो है वो सबब बनेंगे. तो ये जो सिस्टम होगा उसको क्या कहा जाएगा? मल्टीपोलर सिस्टम कहलाएगा या पोस्ट कोल्ड वार कहलाएगा? तो करेक्ट आंसर इज़ पोस्ट कोल्ड वार. क्वेश्चन दोबारा देखिएगा. द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज़ द हाइपोथेसिस दैट पीपल्स
cultural and religious identities will be the primary source of conflict in the पोस्ट कोल्ड वार। यानी पोस्ट कोल्ड वार के अंदर जो है रियासतों के दरमियान या लोगों के दरमियान जो तसादम होगा वो या तो कल्चरल आइडेंटिटीज़ की बुनियाद के ऊपर होगा या रिलीजियस शनाख्त जो है मजहबी शनाख्त की बुनियाद के ऊपर जो है नया तसादम आएगा, यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा। वो कोई मुआशी जंग नहीं होगी बल्कि वो सिविलाइजेशन के दरमियान जो है वो जंग जो है वो तसादम जो है वो होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सैमुअल फिलिप्स हंटिंगटन वाज ए political scientist, French, American or British? The correct answer is American. Samuel Huntington was a political scientist of America. तो सैमुअल हंटिंगटन जो है उनका तल्लुक जो है वो अमेरिका के साथ है, और फ्रांसिस फुकुयामा जो है जिसका भी जिक्र हो रहा था उसका तल्लुक भी अमेरिका के साथ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल-कायदा was founded by Osama bin Laden या हसन नसरुल्लाह? The correct answer is Osama bin Laden. Al-Qaeda was founded by Osama bin Laden. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, prior to 9/11 what was the deadliest terrorist attack on USA soil? Oklahoma City bombing 1995 और लॉस एंजलिस टाइम बम्बिंग 1910? आपने बताना ये है कि 9/11 का जो वाक़या हुआ था 9/11/2001 को जो है अमेरिका के अंदर जो एक टेररिस्ट वाक़या हुआ था, उससे पहले जो है अमेरिका के ऊपर कौन सा ऐसा अटैक जो है वो हुआ था? प्रेयर टू 9/11 व्हाट वाज द डेडलिएस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन USA साइल? द करेक्ट आंसर इज ओक्लाहोमा सिटी बम्बिंग 1995। तो जो 9/11/2001 को अमेरिका के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा हुआ, उससे पहले जो है इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या जो है, खौफनाक वाक़या जो है वो 1995 के अंदर हुआ था, जो कि अमेरिका का शहर जो ओक्लाहोमा है वहाँ पे जो है ये वाक़या जो था वो रूनुमा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज बिहाइंड द 2002 बाली नाइट क्लब बम्बिंग दैट किल्ड 2002 पीपल? तो बाली जो है डी स्टूडेंट, ये पहले देखिए ये इंडोनेशिया का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। अभी थोड़ा सा पहले जो है वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो बाली जो है डेट इज़ द सिटी ऑफ इंडोनेशिया। और अब बताना है आपने कि 2002 के अंदर जो है बाली के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए थे एक नाइट क्लब के अंदर जो है, तो उस बम ब्लास्ट अटैक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, या इस हादसे के पीछे, इस बम ब्लास्ट के पीछे जो है जो 2002 में बाली शहर के अंदर जो है एक नाइट क्लब के बहर हुआ था, तो उस हादसे के अंदर कौन सी टेररिस्ट तंजीम जो है वो मुलव्वस थी? लश्कर तैयबा या फिर जमा इस्लामिया? द करेक्ट आंसर इज जमा इस्लामिया। The next question is, the KGB Committee for State Security was the main security agency for the Soviet Union from 13 March 1954 until December 3, 1991, December 3, 2020। आपने बताना ये है KGB जो है ये बेसिकली सोवियत यूनियन की एक खुफिया तंजीम थी, एक जो आप उसको कह रहे हैं कि एक सिक्योरिटी एजेंसी है जो USSR की थी। तो इसकी जो बुनियाद है वो रखी गई थी मार्च 13, 1954 को। तो मार्च 13, 1954 को इसकी बुनियाद रखी गई। और ये ख़त्म कब हुई थी, तो इसका ख़त्मा कब हुआ या इसका सेटअप कब तब्दील हुआ, वो है दिसंबर 3, 1991। 1991 को जो है KGB जो है उसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था। KGB कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी वाज द मेन सिक्योरिटी एजेंसी फॉर द सोवियत यूनियन फ्राम 13 मार्च 1954 टू दिसंबर 3, 1991। और उसके बाद नया क्वेश्चन है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द माटो ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? आपने बताना ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द माटो ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है
ये कौन सी बैनुल-अक़वामी तंजीम जो है उसका माटो है? यूएनओ, नेटो और ईयू। ईयू मीन्स यूरोपियन यूनियन, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ईयू। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ द माटो ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो किस तंजीम का माटो है डियर स्टूडेंट? उसका जवाब है यूरोपियन यूनियन। और उसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें कौन सी रियासत है वो सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाली रियासत है? उसमें 3 मुल्क के नाम दिए गए हैं, जर्मनी, ग्रीस है और हंगरी है। द करेक्ट आंसर इज़ जर्मनी। जर्मनी इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनमें से जर्मनी जो है डेट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस was established on August 8, 1967, August 8, 1991. The correct answer is August 8, 1967. ASEAN Association of South East Asian Nations was established on August 8, 1967. तो 1967 को जो है आसियान की बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद है नेफ्टा स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपने बताना ये है कि नेफ्टा की एब्रीविएशन जो है डेट स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। द करेक्ट आंसर इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो सेकंड ऑप्शन जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंगापुर बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1965, 1991, 2001। द करेक्ट आंसर इज 1965। 1965 को जो है सिंगापुर जो है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का जो है दर्जा दिया गया था। सिंगापुर बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1965। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान इराक वार लास्टेड फॉर 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स। आपने बताना ये है कि ईरान और इराक के दरमियान जो जंग लड़ी गई थी वो कितने साल तक जारी रही? ईरान इराक वार वाज लास्टेड फॉर 8 ईयर्स। डी स्टूडेंट द करेक्ट आंसर इज 8 ईयर्स। तो ईरान इराक वार वाज लास्टेड फॉर 8 ईयर्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड हायरार्की, अनार्की। डी स्टूडेंट्स आपने बताना ये है द अब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन द इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड हायरार्की और अनार्की। द करेक्ट आंसर इज अनार्की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेमस डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान हु वाज रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज जफरुल्लाह खान आगा शाही। द करेक्ट आंसर इज जफरुल्लाह खान। जफरुल्लाह खान जो है ही वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इस सवाल का जवाब भी जो है सर जफरुल्लाह खान है। द फेमस डिप्लोमेट ऑफ पाकिस्तान हु आल्सो रिमेन्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज सर जफरुल्लाह खान। और उसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। किताब का नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वाज रिटन बाय हेगल, लेनिन, मार्क्स। तो आपने बताना ये है कि ये जो किताब है जिसका नाम है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म वाज रिटन बाय, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स लेनिन। Imperialism, the highest stage of capitalism, was written by Lenin। और लेनिन जो है ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत रेवोल्यूशन आया था वो लेनिन की क़यादत में ही आया था और ये रशिया सोवियत यूनियन का जो है पहला प्रेसिडेंट भी था। और इसी की किताब है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 was between USA, USSR or Iran and USA, USSR and Cuba। आपने बताना ये है कि 1962 के अंदर जो है जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है पैदा हुआ था वो किन दो ममालिक के दरमियान किन ममालिक के दरमियान जो था पैदा हुआ था। उसमें पहला ऑप्शन है USA, USSR और ईरान। दूसरा ऑप्शन है USA, USSR एंड क्यूबा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है USA, USSR और क्यूबा। तो USSR जो है उसने क्यूबा के अंदर जो है अपने मिसाइल नस्ब किए थे और उन मिसाइल का जो रुख था वो अमेरिका की तरफ था। और उस वक्त जो कि अमेरिका और USSR के दरमियान कोल्ड वार जो है वो पूरी शिद्दत के जारी थी। तो 1962 के अंदर जो है USSR की तरफ से क्यूबा में अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है ये मिसाइल जो थे वहाँ पे नस्ब किए थे। तो इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है कहा जाता है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द मॉडल that deals with the conflict situation where all the rivals are to be benefited in different degrees is termed as zero sum situation, non zero sum situation। डियर स्टूडेंट्स, आपने बताना क्वेश्चन समझिएगा, बहुत टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मॉडल। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है मुख्तलिफ मॉडल्स काम करते हैं। तो आपने बताना ये है कि वो कौन सा मॉडल है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है डेट डील्स विद द कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कि वो मॉडल जो है वो ऐसी कन्फ्लिक्ट सिचुएशन से डील करता है वेयर ऑल द राइवल्स आर टू बी बेनिफिटेड इन डिफरेंट डिग्रीज इज टर्म्ड एज। जहाँ पे तमाम जो राइवल पावर्स होती हैं वो जो है वो बेनिफिशरी होती हैं, यानी उसमें किसी का नुकसान नहीं होता। तमाम जो राइवल पावर्स होती हैं उनको फ़ायदा जो है पहुंचता है। तो वो जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन है जिसमें तमाम जो फ़रीक हैं उनको फ़ायदा पहुंच रखा हो, इक्वल फ़ायदा बल्कि पहुंच रखा हो, उस सिचुएशन को जिसमें तमाम जो फ़रीक हैं उनको फ़ायदा पहुंच रखा हो, तो वो जो मॉडल है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है उस मॉडल को क्या कहा जाएगा। उसको कहा जाएगा ज़ीरो सम सिचुएशन या नॉन ज़ीरो सम सिचुएशन। द करेक्ट आंसर इज़ ज़ीरो सम सिचुएशन। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ज़ीरो सम सिचुएशन। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। व्हाट इज़ द मॉडल डेट डील्स विद द कन्फ्लिक्ट सिचुएशन वेयर ऑल द राइवल्स आर टू बी बेनिफिटेड इन डिफरेंट डिग्रीज इज टर्म्ड एज ज़ीरो सम सिचुएशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who considered the international politics as a war of all against all। आपने बताना ये है कि कौन सा जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है, पॉलिटिकल थिंकर है या इंटरनेशनल रिलेशन का कौन सा एक्सपर्ट है जिसने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो क्या है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ ए वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है रियासतों की कैफियत ये होती है कि ए वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसमें दो नाम दिए गए हैं, मैकियावेली और दूसरा है थॉमस हॉब्स। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और इसमें है मैकियावेली नोटेड दैट द फर्स्ट वे टू विन ए स्टेट इज़ टू बी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी और वार। आपने दोबारा इस क्वेश्चन को सुनिएगा। मैकियावेली noted that the first way to win a state is to be skilled in art of। तो कहता है कि किसी भी रियासत को जो है फ़तह हासिल करने के लिए, किसी भी रियासत को जीतने के लिए, उसके ऊपर फ़तह हासिल करने के लिए जो है कौन सा स्किल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, स्किल ऑफ डिप्लोमेसी या स्किल ऑफ वार। तो डियर स्टूडेंट्स, स्किल ऑफ वार जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। दोबारा सुन लीजिएगा। मैकियावेली नोटेड दैट द फर्स्ट वे टू विन ए स्टेट इज़ टू बी स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वार। तो वार का जो आर्ट है, फ़न है, वो उसके अंदर जो है वो रियासत अगर जो भी स्किलफुल होगा वो रियासत के ऊपर जो है काबज़ होगा, वहीं जो है वो जंग जीतेगा और वहीं कामयाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हु सेड दैट डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस and foreign policy can kill us। हेनरी ट्रूमैन, हेनरी किसिंजर और जॉन एफ
कैनेडी। JF कैनेडी इसका नाम है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है। ट्रूमैन भी अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा है। हेनरी किसिंजर जो है अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी रहा है। तो आपने बताना ये है कि इन तीनों में से किसने कहा था कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस, कि जो डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, जो किसी भी रियासत की इंटरनल और डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, दाखिला पॉलिसी होती है, वो सिर्फ हमें जो है डिफीट कर सकती है, शिकस्त दे सकती है। लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है डेट किल अस, वो हमें किल कर सकती है, वो मार सकती है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो है ये अल्फाज जो हैं ये किस शख्सियत के हैं? हेनरी ट्रूमैन, हेनरी किसिंजर और जॉन एफ कैनेडी। द करेक्ट आंसर इज़ जॉन एफ कैनेडी। तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी जो हैं, उन्होंने जो है ये कहा था कि डोमेस्टिक पॉलिसी कैन ओनली डिफीट अस एंड फॉरेन पॉलिसी कैन किल अस। तो दीज वर्ड्स आर ऑफ जॉन एफ कैनेडी हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट। और ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई थिंक इस वीडियो का अख्ताम होता है। ये मुख्तसर वीडियो थी जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं शामिल किए गए थे। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।